हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने एकक कोष्ठिका क्या होती है, उसके प्रकार और उसमें कणों की संख्या जो है वो किस आधार पर ज्ञात की जाती है वो हमने वहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस की थी। और आज जो है वो हम निम्न टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रिस्टल तंत्र और उसके प्रकार, निबिड़ संकुलन क्या होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और एक बात आप विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे, साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते रहें ताकि आप अच्छी तरीके से उन्हें समझ सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टल तंत्र। देखिए, क्रिस्टल तंत्र जो है उसके बारे में यदि हम कहें तो एक प्रकार से हम क्रिस्टल जालक कह सकते हैं कि क्रिस्टल तंत्र जो है उसका हम यहाँ पर वर्गीकरण जो है वो देखेंगे। तो वर्गीकरण के आधार जो है वो यहाँ पर इनके क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स से तात्पर्य है कि इनकी अक्षीय लंबाइयाँ हैं, जैसे ए है, बी है और सी है। इनके अक्षीय कोण है, जैसे अल्फा है, बीटा है और गामा है। अब इनके बीच में जो संबंध होता है उस संबंध के आधार पर हम इन क्रिस्टल तंत्र को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है घनीय क्रिस्टल। अब देखिए, घनीय क्रिस्टल में अक्षीय लंबाइयाँ और अक्षीय कोणों का अनुपात। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए और बी बराबर है और ए जो है वो सी के भी बराबर है। तो यहाँ इसका पैरामीटर्स हो गया ए बराबर बी बराबर सी, अर्थात तीनों बराबर हैं। और अल्फा, बीटा और गामा, इनमें क्या संबंध है, ये सभी बराबर हैं और कितने हैं, 90 डिग्री। आप देख सकते हो अल्फा 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है और गामा भी क्या है, 90 डिग्री है। तो तीनों 90 डिग्री हैं। तो इस तरीके से इनमें जो संबंध है वो हम इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए, संबंध ए, बी और सी तीनों बराबर हैं। अल्फा, बीटा, गामा ये भी तीनों क्या है, 90 डिग्री हैं। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल तंत्र बनता है उसका नाम क्या होता है, घनीय क्रिस्टल तंत्र होता है। अगला दूसरा देखिए, द्विसमलंबाक्ष चतुष्कोणीय या ट्राइगोनल भी से कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जो अक्षीय लंबाइयाँ हैं उनमें क्या क्या अनुपात है, ए, बी और सी। ए और बी तो बराबर हम कह सकते हैं, लेकिन सी यहाँ बराबर नहीं है। अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों क्या है, 90 डिग्री हैं। तो इनके बीच में जो पैरामीटर्स का संबंध होगा वो क्या होगा कि ए और बी तो बराबर है, ए बी बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है। और अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही क्या है, 90 डिग्री है, जैसा कि उपरोक्त चित्र में हम देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इनके पैरामीटर्स ये हो जाते हैं। तीसरा प्रकार क्रिस्टल तंत्र का हम देखते हैं। तीसरा क्रिस्टल तंत्र का प्रकार है विषम लंबाक्ष। यहाँ आप देख सकते हो ए, बी और सी तीनों ही अलग अलग अनुपात में, और फिर आगे हम यदि देखें तो अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों क्या है, 90 डिग्री हैं। तो यहाँ हम इनका अनुपात जो है वो किस तरीके से बता सकते हैं कि ए, बी, सी तीनों बराबर नहीं है। देख सकते हो आप चित्र में ए, बी और सी। और अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री हैं। अल्फा, बीटा और गामा ये क्या है, 90 डिग्री है। तो इनमें जो संबंध है वो इस प्रकार से दर्शाते हैं। और ये पैरामीटर जो दर्शाता है वो क्रिस्टल तंत्र कौन सा होता है, विषम लंबाक्ष प्रकार का होता है। अगला क्रिस्टल तंत्र देखिए, षटकोणीय। अब देखिए, षटकोणीय के अंदर क्या है, ए और बी तो बराबर है, फलक के इनके बराबर है, लेकिन जो इनकी सी है ये इनके बराबर नहीं है। तो इनमें एक संबंध हो गया, ए और बी तो बराबर है लेकिन सी इसके बराबर नहीं है। और अल्फा, बीटा, अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री है। ये अल्फा कोण 90 डिग्री है और ये बीटा कोण भी क्या है, 90 डिग्री। लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं है, आप देख सकते हो 120 डिग्री है। तो इस तरीके का पैरामीटर्स में जो संबंध होता है उस क्रिस्टल तंत्र का नाम क्या होता है, षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल। अगला क्रिस्टल तंत्र का प्रकार देखिए, त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष में आप देख सकते हो कि ए, बी और सी ये तीनों क्या है, बराबर है, अर्थात ए बराबर बी और सी ये। और फिर देखिए अल्फा, बीटा, यहाँ ये अल्फा कह दिया हमने और ये यहाँ पर क्या हो गया, बीटा हो गया, इसको हम बीटा कह देते हैं। और ये यहाँ पर क्या हो गया, गामा हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अल्फा, बीटा तो 90 डिग्री है लेकिन गामा जो है वो 90 डिग्री यहाँ पर नहीं होता है। अगला क्रिस्टल तंत्र का प्रकार देखिए, एकंताक्ष। एकंताक्ष में भी आप देख सकते हो कि सबसे पहले इनकी लंबाइयाँ जो है ए, बी
और सी, ये तीनों लंबाइयाँ क्या है, अलग अलग है। तो इनका संबंध क्या हो गया, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, अर्थात ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं है। अब इनके जो कोण है वो देखते हैं। तो देखिए अल्फ़ा जो है वो तो 90 डिग्री है, बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, और गामा जो है वो 90 डिग्री है। यानी कि अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, या वो क्रिस्टल तंत्र जो है वो क्या कहलाता है, एकंताक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इन क्रिस्टल तंत्र के बारे में डिस्कस किया। आइए हम इन्हें सारणी के माध्यम से देखते हैं। उससे पहले एक और है त्रिंताक्ष। अब देखिए त्रिंताक्ष में क्या है, ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं है, देख सकते हो ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं है, और अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों ही 90 डिग्री के नहीं है, अर्थात इनमें अलग अलग अनुपात जो है वो है। तो इस प्रकार इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि त्रिंताक्ष जो एक क्रिस्टल तंत्र होता है उसमें अक्षीय लंबाइयाँ और अक्षीय कोणों का अनुपात लिखिए, या फिर उनके पैरामीटर्स जो है वो बताइए। तो आपको इनके पैरामीटर्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। आइए इन सभी को हम एक सारणी के माध्यम से जो है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए 7 क्रिस्टल तंत्र मैंने बताए थे। ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, इन क्रिस्टल तंत्रों को हम ब्रेवो जालक भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ब्रेवो जालक कहते हैं। ओके, ब्रेवो जालक, ब्रेवो वैज्ञानिक जो था उसने इनके बारे में हमें डिटेल से बताया था, इसलिए इसे हम ब्रेवो जालक कहते हैं। तो देखिए पहला क्रिस्टल तंत्र है आपके घनीय। अब घनीय में हमने कहा था अक्षीय लंबाइयाँ ए बी और सी तीनों क्या होती हैं, बराबर होती है, ये तीनों बराबर। अक्षीय कोण जो है अल्फ़ा बीटा गामा ये भी तीनों क्या है, 90 डिग्री। और इनके क्रिस्टल जालक जो हैं, अब इनके क्रिस्टल जालक हैं, या यूँ कह सकते हैं इनकी एक कोष्टिकाएँ जो है वो किस प्रकार की होती हैं। तो क्रिस्टल तंत्र घनीय प्रकार का होता है, उसमें SCC, BCC और FCC 3 प्रकार की एक कोष्टिकाएँ या क्रिस्टल जालक पॉसिबल है। एग्जाम्पल NaCl है और इसका क्या है, ZnS है। दूसरा देखिए द्विसमलंबाक्ष और चतुष्कोणीय, टेट्रागोनल भी इसे कहते हैं। इनमें अक्षीय लंबाई का अनुपात हमने देखा था, ABC जो है उनमें इस तरीके का अनुपात है। अल्फ़ा बीटा गामा में हमने कहा सारे 90 डिग्री के होते हैं। और इनका जो क्रिस्टल जालक है, या इनमें जो एक कोष्टिकाएँ बनती है वो 2 प्रकार की बनती है। वो कौन सी होती हैं, SCC और BCC होती हैं। ठीक इसी प्रकार से इनके एग्जाम्पल है SN है, टिन है, SnO2 और Ti ऑटो टाइटेनियम ऑक्साइड। तीसरा क्रिस्टल तंत्र विषमलंबाक्ष, जिसे ऑर्थोरोम्बिक भी हम कहते हैं। इसमें आप देखिए A, B और C तीनों में कोई अनुपात, या यूँ कह सकते हैं तीनों में बराबर संबंध नहीं है। यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के तीनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं। और इनमें टोटल 4 प्रकार की क्रिस्टल जालक संभव होते हैं, या 4 प्रकार की एक कोष्टिकाएँ यहाँ संभव होती हैं। SCC सरल घनीय, BCC काय केंद्रित, FCC फलक केंद्रित और ECC जो है वो अंत्य केंद्रित। एग्जाम्पल देखिए इनका विषम लंबाक्ष KNO3 BaSO4। तो विषम लंबाक्ष सल्फर जो होता है, विषम लंबाक्ष सल्फर जो होता है वह इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। फिर देखिए एकंताक्ष, एकंताक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक। यहाँ देखिए आप A, B और C जो है वो तीनों बराबर नहीं है। अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 डिग्री हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। इसकी जो 2 एक कोष्टिकाएँ पॉसिबल होती है वो कौन कौन सी होती हैं, SCC है, ECC है। और इसके एग्जाम्पल देखिए एकंताक्ष गंधक, एकंताक्ष गंधक से तात्पर्य है सल्फर, ठीक है। और इसकी संरचना एकंताक्ष होने के कारण इसे एकंताक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ हम कहा विषम लंबाक्ष, ओके, विषम लंबाक्ष सल्फर, विषम लंबाक्ष सल्फर। फिर देखिए षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में A, B और C में ये संबंध हम बता सकते हैं। अल्फ़ा बीटा तो 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। इसमें केवल एक ही प्रकार का क्रिस्टल जालक एक कोष्टिका पॉसिबल है, और वो कौन सी होती है, SCC। SCC मीन्स है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि सरल घनीय आधे एकक कोष्टिका। और इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ग्रेफाइट। छठा प्रकार है त्रिसमन्ताक्ष यानी कि ट्राइगोनल। इसके जो हम
अक्षीय लंबाइयों का अनुपात देखें तो ए, बी और सी तीनों बराबर होती हैं, लेकिन इनके जो कोण होते हैं अल्फा बीटा तो 90 डिग्री हैं, लेकिन गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। और इनका जो क्रिस्टल जालक है वो किस प्रकार का है, SCC प्रकार का है। और इसके एग्जाम्पल हैं HGS है, मर्क्यूरस सल्फाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर देखते हैं त्रिंताक्स यानी कि ट्राइक्लिनिक। इसमें ABC जो है वो तीनों ही बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा जो है वो तीनों ही 90 डिग्री नहीं है। और इसका जो क्रिस्टल जालक बनता है वह SCC प्रकार का पॉसिबल होता है। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट, जलयोजित कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका पैटर्न क्या रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कह दिया कि ग्रेफाइट जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र होता है, उसके पैरामीटर्स लिखिए। तो वहाँ पर हमको ये बताना है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है, षटकोणीय, और इनके पैरामीटर्स हमको ये ABC और अल्फा बीटा गामा में अनुपात लिखना है। या फिर पूछ लिया कि विषम लंबाक्ष जो क्रिस्टल तंत्र होता है उसके पैरामीटर्स आप बताइए या पैरामीटर्स का अनुपात लिखिए। तो वहाँ ABC और अल्फा बीटा गामा में आपको ये संबंध बताने हैं। या फिर आ गया कि त्रिसमन्ताक्ष जो है उसके एग्जाम्पल्स आप बताइए। तो इनके पैरामीटर्स आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए टोटल क्रिस्टल तंत्र जो थे वो कितने प्रकार के हुए, 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है। और इनसे जो बनने वाले क्रिस्टल जालक जो होते हैं संभव एक कोष्टिकाएं या संभव क्रिस्टल जालक जो हैं वो टोटल कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। 14 कैसे हैं देखिए, 3 2 5 4 9 2 11 1 12 13 और 14। तो इस प्रकार से टोटल 14 क्रिस्टल जालक जो है वो इन क्रिस्टल तंत्रों से संभव होते हैं। ध्यान रखें ब्रेवो चालक इन्हें हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो सारणी है वो आप याद रखेंगे। तुलनात्मक रूप से हमने क्रिस्टल तंत्रों का अध्ययन जो है वो यहाँ पर किया, जो उनके किस टाइप्स के बनते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ बताया, ध्यान रखेंगे इसे। अगला टॉपिक निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन से तात्पर्य क्या है, देखिए जब ठोस में अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, ठोस में अवयवी कण का मतलब है कि ये कण एकदम एकदम नज़दीक व्यवस्थित हो जाते हैं। इतना नज़दीक आ जाते हैं कि उनके बीच की जो जगह है वो एकदम न्यूनतम हो जाती है। तो एकदम पास पास सटके जब व्यवस्था बन जाती है तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। अब यह जो है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है एक विमीय, दूसरा होता है द्विविमीय और तीसरा होता है त्रिविमीय। तो आज के इस वीडियो में हम ओनली फॉर एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है उसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलन जो है उसमें जो है वो क्या किया जाता है। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोले ध्यान रखेंगे, परमाणुओं को हम कह रहे हैं, इनको हम इस तरीके से एक दूसरे के पास सटाकर रखते हैं। ये एक दूसरे के पास सटाकर हम यहाँ रख रहे हैं, ये देखिए। और एक दूसरे के पास सटाकर एक पंक्ति में हम एक दूसरे को स्पर्श करवाते हुए रखते हैं। और रखने पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गोला या कण जो होता है वो पड़ोसी 2 कणों को स्पर्श कर रहा है। देख सकते हो कि जैसे ये है तो यह 1 और 2 को स्पर्श कर रहा है। इसकी बात करें तो ये 1 और 2 को स्पर्श कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार जो बनता है वह क्या कहलाता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन। अर्थात इसमें गोलों को एक दूसरे के संपर्क में इस तरीके से रखा जाता है। फिर देखिए यहाँ हम कहेंगे कि एक गोला या अवयवी कण जितने पड़ोसी कण या गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या जो है वो कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो डायग्राम है वो देखिए।
तो यहाँ हमने देखिए गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखा है, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कहें कि ये जो निबिड़ संकुलन बना है, ये निबिड़ संकुलन क्या कहलाता है? एकविमीय। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि एकविमीय निबिड़ संकुलन में गोलों को पंक्ति एक दूसरे के पास स्पर्श करवाते हुए रखते हैं, और इसमें एक अवयवी कण जो है वो 2 कणों को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो एक कण जितने गोलों को स्पर्श करता है उसकी संख्या क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर एक जो है वो कितनों को स्पर्श कर रहा है? 1 और 2 को स्पर्श कर रहा है। इसकी बात करें तो ये भी 1 और 2 को स्पर्श कर रहा है। तो 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो एकविमीय निबिड़ संकुलन में आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो है वो क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक विमीय निबिड़ संकुलित गोले जो होते हैं उनकी पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हैं। अब इनके व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से पॉसिबल होती है, और 2 प्रकार के आधार पर हम कहें तो ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन होते हैं ये भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक यदि हम कहें तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन हो गया, और एक हो गया द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का डिस्कस करते हैं। अब देखिए द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन जो है उसमें क्या होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन है, ये एक विमीय निबिड़ संकुलन, ये एक विमीय निबिड़ संकुलन हम यहाँ बना रहे हैं। अब ये एक विमीय निबिड़ संकुलन जो हमने बनाया है, ऐसी की ऐसी एक पंक्ति और लेते हैं, ये एक और ले ली, इसको इसके ऊपर रख देते हैं, फिर ऐसी एक पंक्ति और ली, फिर ऐसी की ऐसी एक पंक्ति और। तो इस तरीके से हम एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्तियाँ लेते हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गोलों के केंद्र जो हैं वो एक ही सीध में आए। आप देख सकते हो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सारे गोलों के केंद्र एक ही सीध में आ रहे हैं। ओके, और यदि हम यहाँ कहें तो एक परमाणु या एक गोला जो होता है, जैसे मान लिया ये है, ठीक है, तो यह 1 2 3 और 4 को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ हम जो है इस व्यवस्था को यहाँ अलग से मैं उठाकर बता रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गोलों के केंद्र एक सीध में है। अब देखिए ये जो गोला है ये कितनों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 और 4। ठीक इसी प्रकार से कोई सा भी देख सकते हैं, जैसे ये है तो ये भी 1 2 3 और 4 को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर जो समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। अब इसको वर्ग निबिड़ संकुलन क्यों कर रहे हैं? देखिए ये जो 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं इनके केंद्रों को यदि हम मिलाते हैं और मिलाने पर वर्गाकार आकृति का निर्माण होता है, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखिए आगे, तो जैसा कि हम कहते हैं कि इसका निर्माण जो है वो कैसे होता है कि एक विमीय संकुलित गोलों की पंक्ति पर दूसरे एक विमीय निबिड़ संकुलित गोलों की पंक्ति को इस प्रकार हम रखते हैं कि उनके केंद्र जो है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक ही दिशा में आए, और ऐसी संरचना जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? 4। उपसह संयोजन संख्या से तात्पर्य है कि एक गोला अपने समीप के कितने गोलों को स्पर्श करता है उनकी संख्या। तो अभी हमने चित्र के माध्यम से देखा था कि 4 है। आइए इसका चित्र और देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये एक विमीय निबिड़ संकुलन की एक पंक्ति हो गई, फिर ये नीचे दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और इन सभी गोलों के केंद्र जो हैं वो क्षैतिज रूप से एक ही सीध में है और ऊर्ध्वाधर रूप से भी क्या है? एक ही सीध में है,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन जो है वो बनता है। अब यहाँ पर देखिए, कोई सा भी गोला ले लो आप, मान लिया ये लिया है, ठीक है। तो ये गोला 1 2 3 4 को स्पर्श कर रहा है, और इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4। अब इनके केंद्र को यदि हम मिलाते हैं इस तरीके से तो वर्गाकार संरचना बनती है। ये देख सकते हो आप, वर्गाकार संरचना। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे। ये ए जो है वो ये बता रखा है कि इनकी जो पंक्तियाँ रखी हैं हमने वो सेम है, अर्थात गोले जो हैं उनके केंद्र एक ही सीध में हैं। अगला, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या करते हैं कि जैसे मान लिया कि ये है, एक विमीय निबिड़ संकुलन हो गया। अब देखिए, इनके बीच में ये जो जगह होती है, ये वाली जगह, इस जगह को क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ अवनमन या गर्त जो होते हैं उसमें दूसरी पंक्ति वाले गोलों को सेट करते हुए रखा जाता है। ये देखिए, दूसरी पंक्ति के गोलों को हमने सेट कर दिया। फिर अगला जो आएगा वो यहाँ इसके गर्त में आ जाता है, ये गर्त में इस तरीके से। ओके, फिर अगला इसके गर्त में इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लिया पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पहली और तीसरी के गोले सीध में हैं, दूसरी और चौथी के गोले सीध में हैं। ओके, और फिर हम कहें तो एक जो है वह 1 2 3 4 5 और 6 को स्पर्श करता है। तो यहाँ इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और इनके केंद्र को यदि हम मिलाते हैं तो आकृति षटकोणीय बनती है, इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन हम नाम दे देते हैं। तो समझते हैं इसे। देखिए, इसमें क्या करते हैं, पहली एक विमीय निबिड़ संकुलित गोलों की पंक्ति को दूसरे गोलों की एक विमीय पंक्ति के गर्त में चित्रानुसार रखने पर जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ओके, समन्वय संख्या जो है कितनी होती है, 6, जैसा कि अभी बताया। आइए चित्र के माध्यम से दोबारा हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पहली पंक्ति हो गई। अब जो दूसरी पंक्ति बी वाली रखी जा रही है, यह ए के बीच में ये जो जगह है इसे गर्त कहते हैं। ये जो जगह है गर्त, इसके अंदर जो दूसरी पंक्ति के गोले फिट हो रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी के बाद में तीसरी पंक्ति जब इस पे रखते हैं तो तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी के बीच में जो गर्त हैं उसमें आकर फिट हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यदि हम कहें यहाँ पर तो ए अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो पहली और तीसरी के गोले सीध में हैं, दूसरी और चौथी के गोले क्या हैं, सीध में हैं। तो इस तरीके से गोले सीध में हैं, एक छोड़कर एक। तो यहाँ व्यवस्था हो जाती है ए बी ए बी ए बी। ओके, अब देखिए, यहाँ पर कोई सा भी गोला ले लो, हमने ये मान लिया गोला लिया है। तो यह 1 2 3 4 5 और 6 एक कोष्टिका, सॉरी 6 गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी कही हमने, 6। कोई सा भी गोला देख सकते हो। इसकी बात करें तो यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और तो समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या इसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इस गोलों के केंद्र को आप मिलाइए। ये मिलाया तो एक षटकोणीय स्ट्रक्चर या संरचना का निर्माण यहाँ हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए, यहाँ पर ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन यहाँ बन जाता है। ओके, तो षटकोणीय संरचना बनने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो है वो कह देते हैं। तो आप जो है वर्ग और षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इन दोनों को किस प्रकार से इनकी बनती है,
किस प्रकार से इनमें उपसह संयोजन संख्या एक में 2 और एक में 6 होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है वो निबिड़ संकुलनों के बारे में देखे, उसका 2 प्रकार जो है उनका वर्गीकरण हमने देखा। इसके अलावा क्रिस्टल तंत्र जो हैं उनके 7 प्रकार देखे, और उनसे बनने वाले जो संभव 14 क्रिस्टल जालक हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ सारणी के रूप में कंपेरेटिवली उनका अध्ययन जो किया था।